राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। राष्ट्रगाथा चैनल में 190 वर्षों के वो क्रांतिकारी वीर वीरांगनाएं, नायक नायिकाएं मैं आपके समक्ष ला रहा हूं जिनको कोई नहीं जानता। सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, फांसी के तख्तों पर झूल गए, जेल के अंदर लंबी कठोर यातनाएं सहते हुए दम तोड़ गए और काला पानी जैसे घोर नारकीय नरक से भी बहुत आगे ऐसे लोग जो वहीं पर 90% मर खप गए, किसी का भी नाम इतिहास के अंदर नहीं। और जो हमें बताया गया जिन दो लोगों ने आजादी लेके दी है, उन्होंने एक लाठी नहीं खाई और कांग्रेस ने लेके दी है, ये और भी बड़ा मजाक था। अंग्रेज के द्वारा बनाई हुई कांग्रेस क्या क्या करती रही, वो केवल अंग्रेजों की योजनाओं को साकार करने के लिए उनको असिस्ट करती रही। तथ्यों के साथ मैं आपके सामने ये बातें लाता रहता हूं। हाँ, इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में, इससे पहले एपिसोड के अंदर 2 दिन पहले मैंने आपके सामने 3 क्रांतिकारी, 3 महान भारत माँ के सपूत सुधीर गुप्त, दिनेश गुप्त और विनय बोस, ये सामने लाए थे। और वो सारी एक बाग में, एक गार्डन में, कलकत्ता के एक बाग में तीनों क्रांतिकारी बैठे हुए क्या योजना को अंतिम रूप दे रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कर्नल सिम्पसन को वो क्यों मारना चाहते हैं, वो कितना जेलों के अंदर क्रांतिकारियों को वो उत्पीड़ित कर रहा है। ये सारी बातें करते करते हम वहाँ पहुँचे थे कि वो कर्नल सिम्पसन को मारने के लिए पहुँचते हैं। और आखिर में वो करते हुए लास्ट कमरे के, उसका आखिरी कमरे में लोगों को बाहर निकाल करके अंदर से कमरा बंद करके वहाँ मोर्चा ले लेते हैं। और कैसी वो झड़प होती है, क्या होता है, ये कल के मैंने उसमें रखा था। वो जो एक सिपाही खिड़की से झांकने गया, जब वो फायरिंग अंदर से बंद हो गई तो उसने देखा कि एक शरीर टेबल पर बैठे हुए, कुर्सी पर बैठे हुए टेबल पर लुढ़का पड़ा है, पास में रिवॉल्वर है, कुछ कारतूस पड़े हैं। कुछ देर के बाद अंदर जाके देखा तो सुधीर गुप्त तो वहीं पर बलिदान हो चुका था, घटनास्थल पर ही। उसके पास उसका कोई सांस बकाया नहीं था। लेकिन फर्श पर पड़े हुए क्रांतिकारियों में से एक दिनेश गुप्त था, जिसकी गर्दन में गोली लगी हुई थी। और जो दूसरा क्रांतिकारी जमीन पर था, उसकी दोनों कनपटियों पर गोली के निशान थे और वह उस समय तक होश में था। उसका नाम विनय बोस था। पुलिस दल ने कमरे के अंदर पहुंचकर हथियारों पर अधिकार करके, जो भी थे जैसे भी थे, लेकिन जो क्रांतिकारी होश में था विनय बोस, उससे पूछताछ की गई। अपना नाम तो उसने ठीक बता दिया, लेकिन शेष अपने साथियों के नाम गलत बताए। लेकिन पुलिस ने बाद में छानबीन करके सही नाम भी मालूम कर लिए। क्रांतिकारियों के पास तिरंगे झंडे भी मिले। सुधीर गुप्त का प्राणन तो घटनास्थल पर ही हो चुका था। विनय बोस ने अस्पताल में जो ले गए उसको, तो उसने दवाई खाने से इनकार कर दिया। आखिर में 13 दिसंबर 1930 को प्रातः 6:30 बजे उसने भी अंतिम सांस ले लिया। 3 साथियों में से सुधीर गुप्त वहीं पर अंदर और विनय बोस अस्पताल में। हाँ, अब बच गए। दिनेश गुप्त का ऑपरेशन किया गया और एक गोली उसके शरीर से
निकाली गई। कभी कभी उसकी अवस्था गंभीर हो जाती, अंततोगत्वा में कुछ ठीक हो गया। 31 दिसंबर को अदालत से छुट्टी देकर उसे हवालात में बंद कर दिया गया। दिनेश गुप्त पर कर्नल सिम्पसन की हत्या का अभियोग चलाने के लिए एक ट्रिब्यूनल की नियुक्ति की गई, जिसने 20 जनवरी 1931 को 31 को कार्रवाई आरंभ कर दी। और ये सिद्ध हो गया कि कर्नल सिम्पसन के शरीर में जिन गोलियों ने प्रवेश किया था, उसके शरीर में जो 2 गोलियां थीं वो दिनेश गुप्त के रिवॉल्वर से निकली थी। कर्नल सिम्पसन की हत्या के उपलक्ष्य में दिनेश गुप्त को भी फांसी की सजा सुना दी गई और हाईकोर्ट ने भी 27 मार्च 1931 को तो ट्रिब्यूनल का हुआ था। 27 मार्च 1931 को ट्रिब्यूनल के इस फैसले की हाईकोर्ट ने भी पुष्टि कर दी और फांसी के फैसले के दिन से लेकर फांसी लगने तक, इस अवधि में दिनेश गुप्त ने अद्भुत साहस, धैर्य और आत्मबल का परिचय दिया। उसकी आयु उस समय केवल 20 वर्ष की थी, पर पहुंचे वो योगियों जैसी दार्शनिकता का परिचय देकर उसने सभी को मुग्ध कर दिया। वह सदा प्रसन्न चित्त रहता था और सभी से मुस्कुरा कर बात करता था। उसके हाव भाव से लगता था जैसे कि दिव्यत्व की प्राप्ति होने वाली है। वह जेल की काल कोठरी में पहुंचकर भी अपने माता पिता को, अपने भाई को और भाभी को भी एक पत्र लिखा। और जो भाई को पत्र लिखा उसके अंदर क्या लिखा, मेरे मन में ये बात उठती है कि हम लोग मृत्यु से बहुत भयभीत रहते हैं और इसलिए मृत्यु के समक्ष हमें पराजित होना पड़ता है। यदि हम इस भय पर विजय प्राप्त कर लें तो हमें मृत्यु बहुत तुच्छ दिखाई देगी। हम हिंदू हैं, मृत्यु से भयभीत होकर तो हम धर्म की पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ रहे। हम जानते हैं कि हमारी मृत्यु नहीं होती, केवल नश्वर शरीर ही नष्ट होता है, हमारी आत्मा का नाश नहीं होता। आत्म रूप में हम वही हैं जो ईश्वर है, जो स्वयं ईश्वर है। और भाभी के लिखे पत्र में भी कुछ समाज की कृतियों के बारे में चित्रण किया कि हम वास्तव में धर्म नहीं जानते। बहुत बड़ी कुरीतियों ने हमारे समाज को घेर लिया है। कई कुरीतियों का वर्णन करते हुए मैं एक आध का वर्णन कर रहा हूं, चूंकि सारे पत्रों की सारी भाषा लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। भाभी को लिखते हैं कि अरे किस धर्म की बात करते हैं, मनुष्य का स्पर्श मात्र करने से ही धर्म भ्रष्ट हो जाता है। विवेक ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। नए वर्ष के आगमन के उपलक्ष्य में दिनेश गुप्त ने अपनी बड़ी बहन मनी दीदी को पत्र लिखते हुए बहुत सुंदर ढंग से पुरातन और नए के विषय में लिखा। क्या लिखा? नया वर्ष प्रारंभ हुआ है, नए के सामने
पुरानी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है, नए के सामने पुरानी ने। दोनों में महत्व बिठाना होगा। इसमें भी बहुत सारी बातें लिखते हैं, बूढ़े और नौजवान के बारे में भी 100 तरह की बातें करते हुए, पुराने और नए के बारे में, बचपन, जवानी और बुढ़ापे के बारे में बड़ी दार्शनिक तरीके से कहते दोनों को महत्व बिठाना होगा। या तो नौजवान को बूढ़ा होना पड़ेगा और या वृद्धों को नौजवान की तरह होना पड़ेगा। ऐसा बड़ा दार्शनिक सब कुछ अलीपुर सेंट्रल जेल से अपने बड़े भाई को लिखे गए एक पत्र में दिनेश गुप्त ने मृत्यु के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए, अपनी मृत्यु के बारे में। मैं मरूंगा इसका मुझे किंचित भय नहीं है। मैं इस तथ्य से सहमत हूं कि जीवन मधुर होता है, पर मेरा मत है कि मृत्यु जीवन से भी अधिक मधुर होती है, मधुर ही है। मैं निद्रा चाहता हूं, बहुत गहरी निद्रा। हाँ, मृत्यु मेरी मित्र है, वह बहुत बड़ी मेरी शुभचिंतक है। मृत्यु मुझे बंदरों से मुक्त कर देगी, वह मुझे मुक्ति प्रदान करेगी। मृत्यु में मेरी स्वतंत्रता है और मृत्यु ही मेरा शाश्वत जीवन है। यह स्वाभाविक है कि मृत्यु पर उसके स्वजन दुखी होते, इसी कारण उनको आगाह करते हुए भी लिखा, जब मेरी मृत्यु हो तो कोई भी आंसू ना बहाए, जोर जोर से रोए नहीं। यदि किसी की आंखों में आंसू बहे तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। दिनेश गुप्त के इस प्रकार के विचार जानकर कोई भी सोचेगा कि वह बहुत पढ़ा लिखा होगा। स्थिति इससे एकदम भिन्न थी। ढाका जिले के छोटे से गांव में जन्म लेकर ढाका के ही एक स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और कॉलेज में प्रवेश किया। उस समय असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया और उसी समय क्रांतिकारियों के संपर्क में भी आ गया। कॉलेज छोड़ दिया क्रांतिकारियों के संपर्क में आकर। ऐसा लगता है कि दिनेश गुप्त के पास अपने ही चिंतन की एक धरोहर थी। ये सब जो वो कर रहे थे, अब आगे फांसी की सजा तो हो चुकी है, सुनाई जा चुकी है। अब फांसी के तख्ते पर भी पहुंचना है। फांसी के तख्ते पर, उससे पूर्व और उस फांसी के तख्ते के सामने आगे क्या क्या होता है, आगे जो कुछ भी होने जा रहा है, ये फिर कल हम तीसरे एपिसोड में 2 क्रांतिकारी बलिदान हो चुके हैं। सुधीर गुप्त घटनास्थल पर, विनय बोस ने अस्पताल में दवाई ना लेकर के अपने शरीर का प्राणांत किया, और दिनेश गुप्त की इस प्रकार की गोली निकालकर और हवालात में बंद करके जो उसको कष्ट सजाएं मिल रही है वो तो मिल ही रही हैं, ट्रिब्यूनल की, और ट्रिब्यूनल का गठन और उसमें सजा और हाईकोर्ट के द्वारा पुष्टि, और वो अब क्या पत्र लिख रहा है वहाँ अंदर बैठा हुआ। कितना बड़ा दार्शनिक और कितने बड़े वो दिव्य रूप
उसके प्रकट हो रहे हैं दिनेश गुप्त के। इनकी फांसी तक की यात्रा और कुछ और भी तीसरे एपिसोड में, तीसरे भाग में हम उस पर अच्छी तरह से चिंतन करेंगे। फिर वही बात याद कराऊंगा, देश की स्वतंत्रता के लिए जान निछावर करने वाले ये लोग, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले ये लोग, उस संघर्ष में अपने आप को स्वाहा कर देने वाले, स्वतंत्रता रूपी महायुद्ध में आहूत हो जाने वाले ये लोग, और फांसी दो लोग, आजादी दो लोगों ने लेके दी है और कांग्रेस ने लेके दी है। चलिए कल फिर हम इसी पर तीसरे भाग में इस कड़ी को समाप्त करेंगे। 3 नवयुवकों का ये बलिदान इस पीढ़ी को भी संदेश के रूप में, प्रेरणा के रूप में मिले, ये मेरी एक कोशिश थी, ये मेरा एक प्रयास था। और इन अज्ञात क्रांतिवीरों को आपके सामने लाने का मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।